नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और संविधान के टॉपिक के अंतर्गत आज हम अनुसूचियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। भारत के संविधान में कितने अनुसूची है और कौन कौन से अनुसूचियों में किस किस चीजों का वर्णन है, कौन कौन से प्रावधान उसमें वर्णित है, तो पूरा आज पढ़ेंगे। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज कल प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं अलग अलग परीक्षाओं में, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं। अनुसूची का, अनुसूची मतलब शेड्यूल्स। जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। समय समय पर और संशोधित करके 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में कुल अनुसूचियों की संख्या अब 12 हो गई है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अब कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12 अनुसूची हो गई। तो इन्हीं 12 अनुसूचियों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। देखते हैं सर्वप्रथम पहला अनुसूची या प्रथम अनुसूची। जिस प्रकार से भारत के संविधान के 22 भाग हैं और प्रथम भाग में भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है, तो वही बात भी इसके अंतर्गत है। संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, पहला पॉइंट में हम देखते हैं संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है, जिसमें राज्यों के नाम उनके न्यायिक क्षेत्र तथा सीमाएं, जितने भी राज्य हैं उनके नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं के बारे में वर्णन इस अनुसूची के तहत वर्णित है, जिसमें हम वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो प्रथम अनुसूची में भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनका नाम उल्लेखित है। ये बात याद रखना है। किसके बारे में उल्लेखित है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। जैसे भाग एक में क्या है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ और उनके राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित प्रदेश, इन चीजों का वर्णन है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4। आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया लिखा हुआ है। भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट है। भारत कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट है। कहीं पर भी फेडरेशन या सेंटर या केंद्र शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। संघ के लिए यूनियन शब्द का उल्लेख है। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल नंबर 1 में। आर्टिकल नंबर 2 में क्या चीज है? संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश प्लस स्थापना। संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना करने का पावर किसके पास है? संसद के पास है। आर्टिकल नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण, नाम में परिवर्तन, नाम परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन का पावर किसके पास है? संसद के पास है। तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना, ये पावर किसको मिला है? संसद को मिला है। और इसी पावर का हम इस्तेमाल करके आजादी के बाद बहुत सारे राज्यों को संघ में प्रवेश दिए हैं। जैसे सिक्किम का
विलय, गोवा का विलय, नागालैंड का विलय, जम्मू कश्मीर का विलय, हैदराबाद का विलय, जूनागढ़ का विलय। तो इन चीजों को बाद में हम संघ में जोड़े हैं, तो ये पावर किसके अंतर्गत है? संसद के अंतर्गत है। और आर्टिकल नंबर 2 में लिखा है संघ में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल नंबर 3 नए राज्यों का निर्माण, नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये काटना छांटना पूरा कार्य संसद को है। ये पावर किसको है? संसद को है। आर्टिकल नंबर 4 कहता है जो भी 2 और 3 के अंतर्गत बातें वर्णित है वो संसद के साधारण बहुमत के द्वारा, संसद के साधारण बहुमत के द्वारा तय होंगे। अर्थात इसे 368 ना माना जाए, आर्टिकल 368 ना माना जाए। आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संघ जो भी नए राज्यों को प्रवेश देगा, सीमाओं में परिवर्तन करेगा, नाम में परिवर्तन करेगा, तो यह साधारण बहुमत के द्वारा होगा। संसद को यह पावर होगा और संसद के साधारण बहुमत के द्वारा यह सब कुछ होगा। इसके लिए किसी प्रकार के संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, अर्थात 368 आर्टिकल का प्रावधान यहां पर नहीं है। तो यह हो गया प्रथम अनुसूची, और प्रथम अनुसूची में हम वर्तमान के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश के वर्णन के बारे में जानकारी मिलता है। ये भाग 1 में भी है, आर्टिकल नंबर 1 में भी इस बात का उल्लेख है। आगे हम बढ़ते हैं अनुसूची नंबर 2। अब देखेंगे इसके बाद अनुसूची 2। तो भारतीय संविधान के अनुसूची में कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पद है देश के भीतर, उनके वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। किस चीज का उल्लेख है इसमें? संवैधानिक पदों के वेतन, भत्ते और पेंशन, ये 3 चीज के बारे में उल्लेख है। अब यहां पर हम देख लेते हैं, ये तो हेडलाइन हुआ। आजकल हेडलाइन किससे भीतर का प्रश्न पूछ रहा है, काफी डीपली प्रश्न आ रहा है, इसलिए हम ये देख लेते हैं इसमें किसका किसका लिस्ट है। किन संवैधानिक पदों के वेतन और भत्ते के बारे में उल्लेख है अनुसूची 2 के अंतर्गत। यह महत्वपूर्ण बात है, इसको हमको ध्यान देना होगा। पहले ये चल जाता था, वेतन, भत्ते और पेंशन याद कर लिए, शेड्यूल 2 याद हो गया, इससे काम नहीं चलने वाला भैया। अब हमको क्या याद करना पड़ेगा? भीतर याद करना पड़ेगा, लिस्ट याद करना पड़ेगा, प्रयास हो और सरल भी है। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति महोदय के वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। दूसरा है राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, ठीक। तीसरा है लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, याद करना आसान है। तो इसी प्रकार से जो राज्यसभा है उनके जो सभापति हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन, तथा उपसभापति, उपसभापति के वेतन, पेंशन और भत्तों के बारे में उल्लेख है। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और भत्तों के बारे में उल्लेख है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यों में विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन और उनके भत्तों के बारे में वर्णन है। इसी प्रकार से दूसरी सदन होता है, कहां? राज्यों में दूसरी सदन क्या होता है भैया?
विधान परिषद होता है, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन, पेंशन और भत्तों के बारे में उल्लेख है। इसके साथ साथ भारत के जो एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकारी है जिसका नाम है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं लेखा महापरीक्षक, तो इनके भी वेतन, भत्ते और पेंशन के बारे में दूसरी अनुसूची में शेड्यूल 2 के अंतर्गत उल्लेख है। एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, याद करना बहुत आसान है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी प्रकार से राज्यसभा के सभापति होता है और उपसभापति, दोनों के, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का अब राज्य में आ जाते हैं, तो राज्य में विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो राज्य में भी दूसरी सदन होता है, विधान परिषद और उनके सभापति। अब कैग, इन व्यक्तियों का, और यहां पर एक चीज ध्यान देना है, एक व्यक्ति के बारे में उल्लेख नहीं है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति लिखा है क्या? उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है उपराष्ट्रपति? साधारण है, हमको पता है कि उपराष्ट्रपति को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलते हैं। उनको वेतन, भत्ते और पेंशन राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता। किस पद के लिए उनको दिया जाता है? राज्यसभा के सभापति। इसलिए इस शेड्यूल में इसके बारे में वर्णन नहीं है। क्लियर है ना? समझ में आ गया किसके बारे में वर्णन है? उपराष्ट्रपति नहीं लिखा हुआ है। अब हमको मालूम है अभी वर्तमान में कितना मिल रहा है? 5 लाख राष्ट्रपति महोदय को मिल रहा है, राष्ट्रपति को, और 4 लाख किसको मिल रहा है? उपराष्ट्रपति अर्थात राज्यसभा के सभापति। 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल को वर्तमान में, 2.8 लाख, 2,80,000 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक। इसी प्रकार से अन्य जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, उनको 2.5 लाख। तो ये वेतन निर्धारित है किसके अंतर्गत? संसद तय करती है समय समय पर इनके वेतन, भत्ते और पेंशन का। और ये किस शेड्यूल के अंतर्गत आ जाता है? शेड्यूल नंबर 2 के अंतर्गत, वेतन, भत्ते और पेंशन। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं शेड्यूल नंबर 3। शेड्यूल नंबर 3 के अंतर्गत संवैधानिक पदों के, कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों के जो शपथ है, ओथ है, प्रतिज्ञा है, उनका प्रारूप का उल्लेख है। किसका उल्लेख है भैया? तो संवैधानिक पद है, उनके शपथ, ओथ, प्रतिज्ञा के प्रारूप का उल्लेख है। कुछ संवैधानिक पदों के ओथ का, प्रतिज्ञा का प्रारूप का उल्लेख किसके अंतर्गत वर्णित है? शेड्यूल नंबर 3। अब देखते हैं किस किस पदाधिकारियों का शेड्यूल इस शेड्यूल के अंतर्गत क्या चीज है, प्रतिज्ञा के बारे में वर्णित है। तो इसमें हम देखते हैं संघ का मंत्री, इसको भी याद करना आसान है, संघ के मंत्री जो केंद्र सरकार है उनके मंत्रियों का शपथ के बारे में उल्लेख है। तो संघ का है तो राज्यों का भी, राज्य के मंत्री, राज्य सरकार के जितने भी मंत्री हैं उनके भी प्रतिज्ञा के प्रारूप के बारे में उल्लेख है। संसद के सदस्य, संसद के सदस्य के, उसी प्रकार से जब संसद का है तो विधान सभा सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के प्रतिज्ञा और शपथ प्रारूप का उल्लेख है। उसी प्रकार से लोकसभा हेतु लोकसभा निर्वाचित हेतु उम्मीदवार द्वारा शपथ
देखिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने से पहले जो उम्मीदवार है वो शपथ लेता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो निर्वाचित होने से पहले जो उम्मीदवार है उनको शपथ लेता है, उनके शपथ के बारे में जानकारी अनुसूचित लोकसभा। और इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल के जैसे विधानसभा निर्वाचित हेतु उम्मीदवार द्वारा शपथ, निर्वाचित सदस्य हेतु उम्मीदवार द्वारा विधानसभा के एमएलए के लिए भी जो उम्मीदवार है वो भी शपथ लेंगे। उनकी प्रारूप किसके अंतर्गत वर्णित है? इस शेड्यूल में वर्णित है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ के बारे में उल्लेख है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ के बारे में उल्लेख है। अब साथ में अंतिम कैग है, उसमें भी कैग था, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी वो भी शपथ लेते हैं। तो उनका भी शपथ के प्रावधान के बारे में इस तृतीय अनुसूची के अंतर्गत वर्णित है। अब यहां पर हमको एक बात को ध्यान देना है गंभीरता पूर्वक, और वो बात है 3 जो देश के प्रमुख पदाधिकारी है उनके शपथ के बारे में प्रावधान नहीं है। पहला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के शपथ के प्रावधान तृतीय अनुसूची के अंतर्गत उल्लेखित नहीं है, क्योंकि हमने इसके लिए अलग से आर्टिकल दिया है कि 62 के तहत आर्टिकल 62 के तहत राष्ट्रपति महोदय जो है शपथ लेते हैं संविधान के रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का, ये शपथ लेते हैं राष्ट्रपति महोदय। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति जो है 69 आर्टिकल 69 के तहत क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल महोदय, गवर्नर, राज्यपाल जो महोदय है वो भी शपथ लेते हैं 159 अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 159। तो इन तीनों प्रमुख संवैधानिक पदों के पदाधिकारियों का इस शेड्यूल के अंतर्गत उल्लेख नहीं है शपथ और प्रतिज्ञा के बारे में, इनका अलग से आर्टिकल में वर्णित है। यह प्रश्न बनता है, कई बार ये डीपली प्रश्न में आजकल पूछ रहे हैं, तो ये लिस्ट हमको याद होना चाहिए। अब बहुत आसान है, इसको याद करना कठिन नहीं है, 2 बार 3 बार मारोगे एकदम मस्त जमा करके, जमा जुमाया है भैया। देखिए, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री, संसद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, ठीक, लोकसभा निर्वाचित हेतु उम्मीदवार द्वारा शपथ, विधानसभा निर्वाचित हेतु उम्मीदवार द्वारा शपथ, आगे पीछे केंद्र का और राज्य का, केंद्र का राज्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का शपथ, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, कैग तो दोनों में कॉमन है, 3 चीजों का अलग अलग में आर्टिकल में हम और पढ़ेंगे, राष्ट्रपति पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे तो क्लियर और हो जाएगी, आर्टिकल याद हो जाएगी, कोई बात नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्रों के अंतर राज्यों में राज्यसभा, राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में राज्यसभा के सीटों का आवंटन, देश में के जो भौगोलिक क्षेत्र है, राज्य हो या संघ राज्य क्षेत्र है, वहां पर राज्यसभा के सीटों का आवंटन, राज्य सभा के सीटों का आवंटन इस शेड्यूल के अंतर्गत वर्णित है। किस राज्य के में कितने राज्यसभा के सीट है, ये इस बात का उल्लेख किसके अंतर्गत है? चौथी अनुसूची के अंतर्गत है। तो हम देखते हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, जनसंख्या आधार है सीटों के लिए, समझ में आ रहा है, जनसंख्या को इसका बेस माना गया है। यूपी, उत्तर प्रदेश पे सबसे अधिक को याद रखना है, 31 सीटें राज्यसभा के, कितने सीट है? 31 सीट राज्यसभा के, जनसंख्या सबसे अधिक है,
इसलिए सीटों की संख्या भी यहां अधिक है। अब न्यूनतम के अंतर्गत देखते हैं, तो न्यूनतम के अंतर्गत जो पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक है, भारत की हम अगर मैप बनाते हैं पूर्वोत्तर राज्य, ठीक, तो पूर्वोत्तर राज्य में ये हम सिक्किम है, सिक्किम तो पूर्वोत्तर राज्य में नहीं आता। सेवन सिस्टर में हम असम को बस काट देते हैं, किसको भी काट देते हैं, आसाम को। तो बाकी जो राज्य है और सिक्किम मिलाकर के यहां एक एक सीट है। तो बाकी राज्य के अंतर्गत क्या है, एपी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये सेवन सिस्टर राज्य है। उनमें असम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि असम में कितने हैं, कुल 7 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं असम में, 7। बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य है वहां कुल सीटों की संख्या कितनी है, एक एक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ये सेवन सिस्टर राज्यों में। असम को छोड़ दिया जाए, असम में कितने हैं, 7। अब इसके अलावा ये जो सिक्किम राज्य है, सिक्किम, यहां कितनी सीट है, 1 सीट है। गोवा, वहां कितनी सीट है, 1 सीट है। इसी प्रकार से पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहां विधानसभा है, तो यहां भी 1 सीट है। तो इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा और पुडुचेरी, ये ऐसे क्षेत्र है, संघ क्षेत्र और राज्य क्षेत्र, जहां पर एक एक राज्यसभा की सीट है। और सबसे अधिक ये कहां है, यूपी में। और हम पढ़ेंगे, जब संसद पढ़ेंगे तो संसद में हम लोकसभा की सीटों का अध्ययन करेंगे और राज्यसभा का सीट, तो उसमें राज्यों का पूरा जो बड़े बड़े राज्य है उनकी सीटों को एक लिस्ट में याद करेंगे, क्योंकि उनसे भी प्रश्न पूछ रहा है। आजकल रेंडमली 4 राज्यों को उनके बढ़ते और घटते क्रम में जमा देते हैं, इसलिए हमको सबके ऊपर पौनी नजर रखना है, याद करते रहना सफाई के साथ। आज ट्रेड बदल रहा है, परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, हेडलाइन से अब काम चलने वाला नहीं है, भीतर क्या है उनसे प्रश्न बढ़ रहा है। तो साफ सुथरा हमको कंटेंट को याद करना है, एकदम आसान तरीका है ये, ठीक। तो यह चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के आवंटन। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है और मैं चाहता हूं कि शॉर्ट छोटे छोटे वीडियो अपलोड करूं, इसलिए हम आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, नेक्स्ट पार्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।